नमस्कार। आप देख रहे हैं नागपुर टुडे और आज हमारे साथ मौजूद है विदर्भ के जाने माने फार्मर एक्टिविस्ट किशोर तिवारी जी। तिवारी जी, सीधा मुद्दे की बात करता हूं आपसे। पवन खेड़ा जी ने कुछ आरोप लगाए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वोट मिलावट से जीतने वाली सरकार अब पेट्रोल डीजल मिलावट से देश चला रही है। एथेनॉल E20 की उन्होंने बात करी। इस पे आपका क्या कथन है? देखिए, एक बहुत बड़े षड्यंत्र का ये भाग है। आपको मैं बताता हूँ। हम्म। अब वैकल्पिक ऊर्जा के लिए दुनिया में बहुत दिनों से बहस हो रही है, और जी। इस बहस के अंदर भारत के अंदर ये बहस चालू करने वाले 1990 से नितिन गडकरी है। 1990 से जी। वो कहते हैं कि हम जी। एग्रीकल्चर वेस्ट से हम ऊर्जा को प्रोड्यूस करें। फिर एग्रीकल्चर वेस्ट के अंदर सब कुछ आता है। जी। कपास की तुराटी से लेकर मक्का है, ज्वारी है, ये सब कुछ जो खाने योग्य नहीं है। और मोलासेस से शराब बनती थी। मोलासेस से हम्म। सबके पीछे बैकार्डी ने प्रोसेस निकाली। जी। उसने थर्मल पावर स्टेशन लगाया, बकार्डी का पहला थर्मल पावर स्टेशन, जी। कि उसने पूरी ऊर्जा थर्मल पावर स्टेशन की इथेनॉल से चलाकर बता दिया। तो ये बकार्डी प्रोसेस को वो भी प्रमोट करते थे। हम्म। और भारत जी। के अंदर एक सब्सटेंशियल ब्लेंडिंग की जाए हाँ। इथेनॉल की पेट्रोल के अंदर, ये बात चालू हुई UPA 1 में। जी। और मनमोहन सिंह ने इसकी नींव रखी। दूर दूर जी। से बीजेपी सत्ता में नहीं थी, और हम्म। बीजेपी में नितिन गडकरी के कोई केंद्र के सरकार में नितिन गडकरी का मान लिया, ऐसा भी नहीं था। हाँ। तो हाँ। हरित ऊर्जा की क्रांति किया पाइपलाइन डाली थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उन्होंने कहा था कि 2025 तक हम 20% शेयर जी। ला लेंगे। और उसके बाद प्रयोग किए, प्रयोग सफल हुए। आखिरी में इथेनॉल को भी हम्म। बायोगैस पर चलने वाली गाड़ियां आ गई। ऐसे कोई देश आगे हम्म। ब्राजील तरीके जिसने 100% इथेनॉल पे चलाने वाली गाड़ियां लेके आ गई। बायोगैस पर चलने वाली आ गई। अब भारत में हम्म। 15% तो बहुत सालों से चल रहा था, तो अब वो 20% करने का निर्णय लिया। जब भी हाँ। निर्णय लिया गया 5%, 10%, तो इसके लिए कहा गया कि इससे फॉरेन एक्सचेंज हम्म। बचेगा, क्योंकि हम 92% क्रूड ऑयल बाहर से ही बुलाते हैं। ऐसी भी परिस्थितियां थी। अब हुआ जी। क्या कि ये 20% यूज होने के निर्णय के बाद हम्म। नितिन गडकरी ने 100% मुनाफा कमा लिया। ऐसी एक हम्म। नैरेटिव चला। जी। अब ये नैरेटिव सोशल मीडिया पर या इन्फ्लुएंसर में बहुत चला। हम्म। एज एन टुडे एक भी गाड़ी खराब हुई यहाँ इथेनॉल से, इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन उसके हम्म। बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक एक्चुअली जिनको जो जो खुद के जिंदगी में कोई सोसाइटी में चुन के नहीं आए, हाँ। जो प्रवक्ता बन के बैठे हैं, वो पवन खेड़ा जी ने भी ये मुद्दा बनाया। हाँ। देखो, उनके पास मूर्खों की कमी नहीं है, लेकिन हाँ। पवन खेड़ा को मैं थोड़ा अच्छा समझता था। जब अच्छा। पवन खेड़ा ने बोल दिया, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा है कि पवन खेड़ा ने मूर्खतापूर्ण बयान दिया, जो मेरे बहुत करीब हम्म। के दोस्त है। और मोदी जी के खिलाफ जो जंग चल रही है, उसका एक बहुत प्रखर आवाज मैं ही हूं। हम्म। क्योंकि ऐसा है कि इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के अंदर कांग्रेस के नेताओं की कंपनियां बहुत ज्यादा है। अच्छा। और अच्छा। बड़े ये। बड़े जॉइंट, एक मिनट, मुझे हाँ। बोलने देना। जी।
कि पहले इथेनॉल बनाने के पूरे भारत के प्रोडक्शन के अंदर नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियों का शेयर कितना है, ये हम्म। पहले जान लो आप। ये ये सर, एक्चुअली लेकिन ये जो जो आप बोले कि शेयर कितना है, अभी जैसे 0.6% बोलते हैं कि उनकी जो दो कंपनीज है उसका योगदान है। तो ये एकदम नगण्य के बराबर है। ये ऐसा है कि ये ने उनका कहना ऐसा है कि इतना है। तो आपका इस पे क्या कहना है कि बाकी जो है उन 20 से 25% कंट्रीब्यूट करते हैं, बट गडकरी जी के दोनों बेटे जो हैं उनका 0.6% ही है। नहीं, ये देखो, वो सॉफ्ट टारगेट है। 27 सितंबर को नितिन हम्म। गडकरी भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने को जा रहे हैं, ऐसा अनुमान है, क्योंकि मोदी जी शब्द के बड़े पक्के हैं, बहुत पक्के हैं। उन्होंने एक नियम बनाया है कि सक्रिय राजनीति से 75 साल में हट जाना चाहिए। हाँ, हाँ वो। और जिसके वजह से सुमित्रा महाजन हो, लाल हम्म। कृष्ण अडानी अडवाणी हो, या फिर मुरली मनोहर जोशी, ऐसे बहुत बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने घर बिठा दिया। अब वो खुद भी कह हम्म। रहे हैं कि मैंने अच्छा 11 साल में मैंने मेरे संकल्प के अनुसार काम किया और भारत को एक अच्छी मोड़ पे ला लिया। विश्व गुरु बनाने का सपना वो लेके आए थे। अब त्रुटियां जो है वो दूर करेंगे कौन? नितिन गडकरी, तो आपके जिनको आपके चार हिसाब साल से मिलेंगे। गडकरी जी अगले अगले प्राइम मिनिस्टर जो है, आपको लगता है नितिन गडकरी जी बनेंगे? नहीं, ये तो 14 में ही बनने वाले थे। 2012 में जी। उन्होंने उनके खिलाफ एक साजिश रखी जा रही थी। जी। 2012 के दिसंबर में ही अरविंद केजरीवाल तृप्ति कारखाने का पानी किसानों का चुरा लिया, ऐसा बोल के बोला। तृप्ति कारखाने के बाजू में एक तालाब था, जो सिंचन का नहीं है, वो पानी रोकने का तालाब था। तो नितिन गडकरी पे बहुत झूठे आरोप लगे और नितिन गडकरी ने कभी इस पे ख्याल नहीं दिया। लेकिन आरएसएस ने उस वक्त नितिन गडकरी को एक षड्यंत्र, ये षड्यंत्र में भी कौन थे मालूम है? लाल कृष्ण आडवाणी जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, मनोहर पर्रिकर जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, यह सब शामिल थे। ये इन्होंने ही प्लॉट किया हुआ थेरी थी कि नितिन गडकरी ने पूर्ति में बहुत पैसा बनाया, ये बनाया, वो बनाया। यानी बोलने का मतलब कि नितिन गडकरी भ्रष्ट है, ऐसा कुछ बोलकर उनको हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद भी दूसरी बार बीजेपी का अध्यक्ष हाँ। नहीं बना। और उसमें राजनाथ सिंह ने उनकी साथ दी। तो राजनाथ सिंह ये लाचार और पलटूराम है, ये 2012 के दिसंबर में मुझे मालूम पड़ गया। क्योंकि हम्म। 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 इतनी लाचारी मैंने 14 से 24 तक मैंने देखी नहीं, जितनी मैंने राजनाथ सिंह की देखी। राजनाथ सिंह को 14 में कहा गया था कि पार्टी तुम संभालोगे और सरकार हम संभालेंगे, अमित शाह ने। लेकिन 3 महीने के बाद ही उन्हें बहुत हम्म। बुरी ट्रीटमेंट दी गई। तो नितिन गडकरी कैसा है कि आरएसएस के डिसिप्लिन वाले आदमी है। हाँ, हम्म। वो कभी डिसिप्लिन के बाहर जाके बात नहीं करते। आरएसएस आज भी कहेगा कि मुझे आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, हम्म। तो वो नहीं बनेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। तो आप ये मानते हैं लेकिन आज कि जो परिस्थिति, नहीं, तो ये आप ये मानते हैं कि आरएसएस चला रहा है देश को, जो बाकी कांग्रेस भी बोलते हैं कि लाइक आपने जैसे अभी कहा कि आरएसएस बनेंगे, कहेगा कि प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तो ये तो साफ वही है कि आरएसएस चला रहा है यानी आरएसएस देश को। डायरेक्ट कभी डे टू डे एक्टिविटी में रहता नहीं। हाँ। आरएसएस कभी डे टू डे एक्टिविटी में रहता नहीं। लेकिन आरएसएस तो चाहेगा कि हिंदू राष्ट्र बने। आरएसएस हाँ। चाहेगा कि हिंदू हितों की रक्षा हो। भारत एक ऐसा सनातन राज्य हो जो विश्व में गुरु बोलकर आए। और आरएसएस की बात बीजेपी में अंतिम है, ये मैं अभी कहता हूं। अच्छा। अब जी। मोहन भागवत जी कुछ भी कहे, मोहन भागवत जी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके थोड़ी बोलेंगे कि हम जो बोलते हैं वही फाइनल। लेकिन मैं आरएसएस का से बहुत जुड़ा हूं, मेरे पिताजी फुल टाइमर भी रहे। तो मैं हम्म। आरएसएस की कार्य पद्धति को अच्छे से जानता हूं। तो मैं आरएसएस की कार्य पद्धति को अच्छे से जानता हूं। तो मैं आरएसएस की कार्य पद्धति को अच्छे से जानता हूं। तो मैं आरएसएस की कार्य पद्धति को अच्छे से जानता हूं। तो मैं आरएसएस की कार्य पद्धति को अच्छे से जानता हूं। तो मैं आरएसएस की कार्य पद्धति को अच्छे से जानता हूं।
देश कुछ जी। अच्छे तरीके से गुजर नहीं रहा है। अच्छा। मोदी जी के जो 11-12 बड़े बड़े कार्यक्रम थे, हम्म। जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेके था, भारत की अर्थव्यवस्था को लेके था, विकास का जो फोकस है, हम्म। वो फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था से दूर हो गया और भारत के 80% लोग हम्म। 2 जून की रोटी के लिए सरकार पे तरस रहे हैं। ऐसी परिस्थिति है। हाँ, वो आंकड़े कुछ भी दे, हाँ, मैनिपुलेशन कुछ भी करे, हाँ। चाटुकारों की फौज तैयार हो गई है। बीजेपी में करप्ट हाँ। लोग और कांग्रेस से करप्ट लोगों का बोलबाला है। और कोई बीजेपी में कोई अच्छे हाँ। दार्शनिक नहीं है जो बचे हैं सक्रिय राजनीति के अंदर। हाँ। उसमें नितिन गडकरी एक है। और जहां तक नितिन गडकरी के बच्चों के व्यवसाय की बात आप कर रहे हैं, जी। तो नितिन गडकरी के बच्चों का संवैधानिक अधिकार है, जैसे जय शाह का अधिकार है। तो बच्चे काम हम्म। कर रहे हैं। और जहां तक इथेनॉल में पावर का मिसयूज है, तो आंकड़े ही बताते हैं कि मोदी जी ने उनके बच्चों के क्या था कंपनी सर? का इथेनॉल नहीं लेने से कह दिया। आप बताइए मुझे, आप कोई भी सवाल मुझे पूछिए, हम्म। मैं आपको बताने को तैयार हूं, क्योंकि नितिन गडकरी को मैं 1974 से जानता हूं। और नितिन गडकरी नहीं, के वही ये वो कांग्रेस का आलोचक। जी। जैसे कांग्रेस का ही कहना है कि ये पद का वो दुरुपयोग कर रहे हैं अपने हिसाब से, किसी मंत्री के परिजन को व्यवसाय करना, यानी ये जो E20 से रिलेटेड है कि ये लोग कर रहे हैं 2 कंपनीज के थ्रू। तो ये क्या गलत माना जाना चाहिए कि आप ये, जैसे आपने अभी बताया कि, तो आपका इसमें क्या कहना है? क्योंकि ये आलोचनाएं और ये महाराष्ट्र ले सब लो आप। तो। हम्म। महाराष्ट्र के अंदर जी। जो मिनी संकट मोचक मिनिस्टर थे हम्म। या राष्ट्रीय सरचिटनीस है, जी। तो गोपीनाथ मुंडे की तो बड़ी बड़ी शुगर मिल थी, विनोद जी। तावड़े की है। और अभी तो शुगर जॉइंट पूरे उनके साथ है। जो जी। इथेनॉल बनाने में 50% शेयर करते थे, वो बीजेपी के साथ है अभी। अरे नितिन गडकरी और विदर्भ प्रांत, इसमें गन्ना ही कहाँ लगता है? और ये जी। इथेनॉल इथेनॉल नहीं है। नितिन गडकरी के बच्चों ने अपनी हार्ड मेहनत से ये सब खड़ा किया है, एक्विजिशन भी कई लिया है। कई कंपनियों में कई डाइवर्शन है। नितिन हम्म। गडकरी ने अगर पद का दुरुपयोग किया होगा, तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने को तैयार हूं। और आप क्यों नहीं करते कार्रवाई? किस मिनिस्टर को कहा? मोदी जी ने तो कहा है कि नितिन गडकरी का सुनना नहीं। नितिन गडकरी के हम्म। कैबिनेट मिनिस्टर बोल के परिवहन के कई डिसीजनों को नाही के चेयरमैन लाकर उन्होंने रोका है। नितिन गडकरी को काम करने से बहुत कुछ रोका है। जितना अपमान 14, 10, 11 साल में मोदी जी ने जी। किया है, वो इतिहास में दर्ज है। ये तो आरएसएस के डिसिप्लिन में पला बड़ा है। नितिन गडकरी कर कुछ बोल नहीं पा रहा है। नहीं तो किस तरीके की बर्ताव किया गया इस प्रकार। देखिए, आज भी अगर संसदीय दल का हम्म। नेता चुनने की बात आती और मोदी जी डायरेक्ट एनडीए की बैठक न लेते और सांसदीय बल का नेता वेग से चुनो ऐसा कहा जाता, तो 240 में से 40 चाटुकारों के सिवा उनको कोई वोट नहीं देता। अच्छा। अच्छा, एक और चीज है। अब ये इन्होंने जैसे ही कहा कि हम पवन खेड़ा जी पे वापस से आता हूं मैं, कि ये जो गडकरी जी ने कहा है कि ये नीति आने से 50 रुपए का डीजल हो जाएगा, 55 रुपए लीटर कम से कम पेट्रोल हो जाएगा, और वो इसको ऐसे जुमला ही कह रहे हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि अगर ये E20 वाला आता है इथेनॉल मिश्रण का, तो ये इसमें आपका क्या मत है? ये कम होने की संभावना जो ये गडकरी जी कह रहे हैं, या होगा ये ऐसा? देखो, भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी नरेंद्र जी। मोदी जी। भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? जी। यानी नितिन गडकरी उस निर्णय में नहीं है, ये तुमको मालूम है। जी। नितिन गडकरी ने खुद कितनी बार लिखा, हम्म। आप ये क्यों नहीं बोलते? मैं रशिया से जब सस्ता पेट्रोल लाया तो क्या वो पास ऑन किया? अभी ई ट्वेंटी हम्म। वाला इथेनॉल लाया तो पास आउट हम्म। किया?
मुझे बताइए, ये 37 भी तो सर है रुपए ना। से 70। हाँ। एक मिनट, एक मिनट, मैं बता जी। रहा हूं ना। जी। आप आप किसी गधे से बात नहीं कर रहे, या किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता से बात नहीं कर रहे। जी। आप एक इंजीनियर से बात कर रहे जो ऊर्जा क्षेत्र में पढ़ा लिखा है और नौकरी करके है। मैं आपको जी। बता रहा हूं, अरे डिसीजन है कि बेनिफिट पास करना, ये सरकार का डिसीजन है जो नहीं ले रहे हैं। और मैं ये हम्म। तुम्हारे चैनल पे पहली बार बता रहा हूं कि नितिन गडकरी ने पेट्रोल सस्ता किया जाए इस पे कई बार लिखा है, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार हम्म। में एक मिनिस्टर सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं बात कर सकता। हम्म। सुब्रमण्यम स्वामी हजार बातें करेंगे, इसलिए सरकार हम्म। अड़चन में आ जाए ऐसी कभी बात नहीं करेंगे। जी। जी। अच्छा, ये इसी से आप बताएं कि इसमें ये जो इनका एक और दावा है कि पश्चिमी लॉबी या तेल माफिया जो है ये षड्यंत्र रच रहे हैं इसके पीछे। इन ये गडकरी जी पे एक और आरोप लगा है। तो इसके इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो ये एक कि उनमें से इतने सारे जो आरोप लगे उनमें से एक ये भी कहा है कि पश्चिम तेल लॉबी आ गई। अब ये जो ये चल ही रहा है, यूएस का, रशिया और हमारा इंडिया से लेके जो एक ट्रायंगल एक अलग चल रहा है क्रूड ऑयल को लेके, पर ये इसके बीच में ये आना पश्चिम तेल लॉबी वाला, इसमें आपका क्या कहना देखिए, भारत पर टैरिफ लगा है, है? तो ये पश्चिम पश्चिम की तेल लॉबी का काम है। अमेरिका के हम्म। थ्रू सब रूट होता है। अमेरिका हाँ। सस्ता तेल थर्ड वर्ल्ड कंट्री को ना मिले, इसके लिए सारे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। जी। अब तेल जी। जी। बनाने वाली, क्रूड ऑयल बनाने वाली के देश कौन से है? अगर हम्म। हमारे दोस्त रशिया और ईरान नहीं होते तो हमारी भी हालत बहुत खराब हो जाती दूसरे देशों से। तो अमेरिका जी। चाहता, अमेरिका तो, मैं अबू धाबी में जाता हूं तो वहां भी तेल सस्ता नहीं होने देता। जहां हम्म। सैंक्शन लगे वहां ही 2 रुपया और 3 रुपया लीटर है। भारत में भी आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार पे को जो रिस्ट्रिक्शन लगाने को कहा गया है वो जुल्म दूर कर दे, तो हम्म। 35 रुपये में मिलेगा। और ब्लेंडेड ब्लेंडेड जो है वो 30 रुपये में मिलेगा। 70 रुपया तो अच्छा। ये चोर खा जाते हैं, और डेवलपमेंट के अच्छा। नाम पर सारा पैसा खा लेते हैं। नितिन गडकरी एक नेता है जो कहता है 21 कंत्राटदार से मैंने एक पैसा भी लिया, वो आके बताए। और मैं बताता हाँ। हूँ, मोदी जी अपने मित्रों को कैसे कंट्रैक्ट दिलाते हैं। अरे चलिए ये एक। हाँ। बोलिए बोलिए, आप में, आपके पास जितने भी देख। सवाल हो, लेकिन है ना, मैं हाँ। बताता हूँ, मैं बीजेपी का पक्षधर नहीं हूँ। मैं इंडिया हम्म। अलायंस के अंदर बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला सबसे बड़ा एक मुखर आवाज हूं। लेकिन मैं हम्म। चाहता हूं जी। कि इतिहास में मेरा नाम वहां नहीं रहे जहां झूठा फैलाया जा रहा है, और हम्म। महाराष्ट्र का पुत्र और विदर्भ का पुत्र प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस मेरे चुप रहने से हो जाए, ये गलत जी। है। नितिन गडकरी को 4 साल देना चाहिए। आज जी। विदर्भ के किसान बहुत ही विपन्न अवस्था में, हम्म। और मध्य भारत या ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है। कम से कम नितिन गडकरी में वो आत्ममुग्धता तो नहीं है जो हम्म। आत्ममुग्धता मोदी जी में है। मोदी जी बहुत आत्ममुग्ध आदमी है, वो किसकी बात सुनते नहीं, वो टीम डेवलप नहीं कर पाए, इसलिए उनके अच्छे अच्छे कार्यक्रम चले नहीं। आज मोदी जी एक लाचार व्यक्तिमत्व बन के बैठे हैं। जी। सर अभी एक अभी हम लोग इसी की किसानों की बात करते हैं। ये अगर E20 एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पहुंच जाते हैं और अगर देश की अर्थव्यवस्था और किसानों पर इसका क्या असर, क्या फायदा मिलेगा इनको? अरे भैया, किसान का वेस्टेज है, उसको भी कीमत मिलेगी, पर्यावरण भी सुधरेगा। अच्छा, हाँ, तो इन्हें सुधार इससे आएगा किसान इनके। की आमदनी में दो, अरे हम्म। आमदनी में तो 2-3% ही होगा। किसान, एग्रीकल्चर रिच हो जाएगा। अब फार्मर रिच होगा कि नहीं होगा ये तो देश की हाँ। नीतियां ही बताती है, क्योंकि देश की हाँ। नीतियां तो नौकरदारों को सस्ता अनाज हाँ। और विदेश से दालें तेले बुलाने का कार्यक्रम, और भारत के किसानों को नंगा भूखा रख के आत्मघात कराना, यही है।
अरे कांग्रेस की भी नीतियां वही थी, वही नरेंद्र मोदी जी की नीतियां रही। मोदी जी ने जो बात कही कि उनकी आमदनी दुगनी करूंगा, हम्म। मोदी जी आमदनी दुगनी हो जाती तो क्या आप 600 रुपये महीना देने के लिए विवश होते? मोदी जी के तरीका लाचार और झूठ बोलने वाला तो आदमी। इन्हें आपके हिसाब से अगर बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, तो आपके हिसाब से ये अगर E20 ये अगर नहीं होता तो किसानों की परिस्थितियों पे इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे की तैसी ही रहेगी। देखो, किसानों की परिस्थितियां बदलने के लिए देश की नीतियां बदलना पड़ता। अरे भाई, इतना फॉरेन एक्सचेंज, अभी आप बोलिए, इतना फॉरेन एक्सचेंज अगर आप पेट्रोल को, हम्म। क्रूड ऑयल को बुलाने पे देते हैं तो थोड़ा कुछ बच जाएगा। तो देश की आर्थिक नीतियां और ये बीओटी के प्रोजेक्ट और खुल जाएंगे। जहां चाहिए नहीं वहीं भी मेट्रो जाएगी। हाँ, मेट्रो के नीचे से लोग, हम्म। भूखे नंगे लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वो देखेंगे। आप लोग नीचे। जी। हम्म, ये विकास का मॉडल जो है ना, ये पूरे देश के डेवलपिंग कंट्रीज में ये बड़े लोगों ने फैलाया है। और गधे लोगों का राज करने का समय आ गया है। जैसे ट्रंप निर्णय ले रहा है, वैसे मोदी भी निर्णय लेते हैं। मोदी ने नोटबंदी की थी, मोदी ने कई जी। काम किए। यानी अनपढ़ लोगों को अगर सत्ता दी जी। जाए तो कैसा होता है, ये अपन ने जी। मोदी को 11 साल में देखा ना। हम्म। ठीक है। अच्छा सर, जाने के पहले क्लोजिंग रिमार्क्स, ये पूरा ये समरी जो है कांग्रेस फिर E20 में, कोई एक क्लोजिंग रिमार्क्स आपके एंड से, और इसमें किसानों के लिए भी आपकी अपील की क्या करना चाहिए, एक क्लोजिंग रिमार्क आपके एंड से चाहिए मुझे। नहीं, भारत में कृषि संकट है और मोदी जी कृषि संकट पे पर्याय लाने में विफल रह गए। हम्म। तो जी। मोदी जी को पर्याय नितिन गडकरी के रूप में आना चाहिए। और मोदी जी ने आत्मचिंतन करके खुद ही 17 तारीख को सुबह सुबह राष्ट्र को अपना जो कुछ बता के पद का त्याग करना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो पढ़ लिख कर अगर हम्म। आरोप करोगे तो उसका वजन बहुत रहेगा। जे नितिन गडकरी के बेटे 0.2% भी शेयर रखते नहीं है। हाँ, 0.6 तो टोटल है उनके प्रोडक्शन का, लेकिन 0.2% हम्म। भी शेयर रखते नहीं है। और आप केवल किसी ने लाके दे दिया। तो देखिए, जी। मुझे तो मालूम है गुजरात लॉबी ने सोशल मीडिया पे सब्जेक्ट चलाया है, गोदी मीडिया भी चलाने वाली है। जैसे ही आरएसएस कहने लगे जी। कि मोदी जी आप आपके निर्णय को पालन करो, हाँ आप आदर्श हम्म। निर्माण करो, तो ये बहुत चलेगा। लेकिन नितिन गडकरी का जो बच्चों का चरित्र हनन, नितिन गडकरी का चरित्र हनन किया जा रहा है, उसमें कांग्रेस भी शामिल हो जाए, ये अशोभनीय है। हम्म। और पवन खेड़ा जी ने तो अनकंडीशनल अपोलॉजी देनी चाहिए। भाई, एक रिकॉर्ड हो गया अभी, इंटरनेशनल रिकॉर्ड हो गया कि आप इसकी कांग्रेस की अनकंडीशनल तरफ अपोलॉजी की से मांग करते हैं। बेबुनियादी और बकवास बातें की जाती है। तो उसी लाइन में इन्होंने रख हम्म। दिया। एक तो क्या है, चाटुकारिता का हद है। हाँ, ग्राउंड पर काम करने वाला कांग्रेस के पास नेता नहीं है। हम्म। वो कांग्रेस के ऑफिस में बैठे रहते हैं ये लोग। एक जी। बार किसी ग्राम पंचायत पे खड़े हो जाए ये पवन खेड़ा, तो मैं समझ लूं। या वो कौन है, वो बड़े बड़े बाल का, जयप्रकाश रमेश रमेश, हाँ वो करे, या वो जो तरंगे चिल्ला की बात चिल्ला कर के रहे हैं। बोलती है, कौन वो? हाँ। हाँ, वो सुप्रिया जी। सुने। जी। हाँ। एक तो आधे लोग छोड़ के चले गए बीजेपी में, और ये प्रोफेशनल जी। लोग है। आज हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये चार्ज करते हैं पार्टी को। तो प्रोफेशनल लोगों को लाना चाहिए। इन्होंने भी, राहुल गांधी ने। और ये बूढ़े बाडों को रिटायर कर देना चाहिए।
कांग्रेस अच्छा, जब तक नया नेतृत्व लाएगी नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चलिए किशोर कांग्रेस तिवारी जी। कांग्रेस हाँ, हाँ जी। बोलिए बोलिए नहीं नहीं बोलिए नहीं, मयंक आप जी। अपना, मैं नहीं नहीं, शायद आपके बोलने की बारी, हम तो बोलते ही रहते सर। देखो मयंक जी, मैं बताऊं, हाँ जी। देश में राजनीति के अंदर एक बंच जो है वो हम्म। करप्ट लोगों का आ चुका है। एक तो प्रलय लाके इनको डाल देना चाहिए, या भूमध्य सागर के अंदर ले जाके फेंक देना चाहिए। हाँ, ये परिस्थिति बन गई है भारत के राजनीति की। यहाँ राष्ट्र निर्माण पे बात करेंगे, नीति पे बात करेंगे, चारित्र पे बात करेंगे, और पैसे खाएंगे। हम्म। समाज में जब तक क्रांति होती नहीं और सर ये इनको तो हमेशा से यही होता है, चाहे किसी की भी सरकार रहे, तो ये रिफॉर्म थोड़ा लाना सा मुश्किल सा बात है, खासकर भारतीय राजनीति में। भारतीय राजनीति क्या, मैं तो बोलूंगा वर्ल्ड की सारी जितने भी हैं राजनीति के देखिए ओवरऑल सिनेरियो देखिए देखो। अभी आपने बात किया साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, हम्म। बांग्लादेश के अंदर जी। 99% सीट जीतने के बाद जूतों पट्टी हुई। जी। श्रीलंका में जूतों पट्टी हुई। हाँ, पाकिस्तान में वही हो रहा है। भारत में कब होगा इसके लिए मैं राह देख रहा हम्म। हूँ। और पहला जूता मुझे मारने मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, भगवान मुझे वो समय दिखाए कि इनको पकड़ पकड़ के जूते मारे, कि आप पूर्ण फुल टाइम सोशल वर्कर थे तो आपकी हजारों हजारों करोड़ की संपत्ति कैसी बनी। नमस्कार। नमस्कार किशोर तिवारी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नागपुर टुडे को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। देखिए अब ये एयर एयर होने के बाद कितना होता है ये मैं भी देखूंगा। अरे सर बिल्कुल, मैं आपको भेजता हूँ उसका डिटेल पूरा। ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।